Hello everyone and welcome to today's class. Today we are going to discuss two theories of development. The first theory that we are going to discuss today will be Erik Erikson's psychosocial theory, and the second one will be Bronfenbrenner's ecological theory. अभी तक हम अलग-अलग प्रकार के विकास के बारे में पढ़ रहे थे, जैसे शारीरिक विकास, क्रियात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल, कॉग्निटिव डेवलपमेंट एटसेट्रा। और हम विकास किस तरीके से अलग-अलग जीवन कालों में चलता है और आगे बढ़ता है, इसके बारे में जान रहे थे। अभी तक हमने फिजिकल डेवलपमेंट और मोटर डेवलपमेंट अलग-अलग लाइफ स्टेजेस में देखा, but before we start with socio-emotional development, I believe we should know these two very important theories, जिसको जानने के बाद हम इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट इन डिफरेंट लाइफ स्टेजेस को बेटर समझ पाएंगे। So starting with Erikson's psychosocial theory. ये थ्योरी एरिक एरिक्सन ने दी थी, जो कि पूरे जीवन काल को 8 अलग-अलग अवस्थाओं में बांटती है। इस थ्योरी के अनुसार हर अवस्था में एक यूनिक विकासात्मक कार्य यानी डेवलपमेंटल टास्क हर अवस्था का होता है और कोई भी व्यक्ति उस टास्क को किस तरीके से हैंडल करता है, सक्सेसफुली या फिर उस टास्क को अचीव करने में विफलता प्राप्त करता है, उस पर निर्भर करता है कि उसकी साइकोलॉजिकल सिचुएशन और सोशल डेवलपमेंट किस तरीके से आगे बढ़ेगा। जितना सफलता के साथ हम इन डेवलपमेंटल टास्क को कर पाते हैं, उतना ही हमारा डेवलपमेंट स्वस्थ होगा, हेल्दी होगा। एरिक एरिक्सन की ये साइकोसोशल थ्योरी 8 अवस्थाओं में बटी हुई है, जो कि जीवन के 8 जीवन कालों क्या पर निर्भर है, पर आधारित है। सबसे पहले जो अवस्था है वो है शैशवावस्था यानी इन्फेंसी। इन्फेंसी में जो डेवलपमेंटल स्टेज जो एरिक एरिक्सन की थ्योरी के हिसाब से दी गई है, उसे हम कहते हैं ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। यानी शैशवावस्था में शिशु जो है वो या तो वयस्कों पर विश्वास जागृत करता है या फिर कुछ कारणवश अविश्वास की अवस्था में पहुंच जाता है। ये ट्रस्ट और मिसट्रस्ट पर ही आधारित इसलिए है क्योंकि इन्फेंट पूरी तरीके से वयस्कों पर निर्भर होता है या जन्म से पहले और दूसरे साल तक चलता है, और ये सबसे फंडामेंटल स्टेज है हमारे जीवन की, क्योंकि बच्चा जो है, शिशु जो है, वो पूरी तरीके से निर्भर है, तो आने वाले समय के सारे डेवलपमेंटल टास्क पर को इसकी डिपेंडेबिलिटी और बच्चे के मन में आने वाला विश्वास और अविश्वास तय करता है। साथ ही बच्चा विश्वास की अवस्था में पहुंचेगा या अपने केयर गिवर्स, पेरेंट्स, गार्जियंस के प्रति अविश्वास को फील करेगा, वो भी निर्भर करता है कि बच्चे के जो केयर गिवर्स हैं, जो उसका ध्यान रखने वाले उसके माता पिता, परिवारजन जो हैं, वो किस क्वालिटी की केयर बच्चे को दे रहे हैं। अब बच्चे को इस अवस्था में भोजन, प्रेम, गर्माहट, सुरक्षा, नर्चरिंग, इन सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। यदि उसका केयर गिवर या उसके माता पिता बच्चे को पर्याप्त मात्रा में प्रेम, केयर, भोजन, ध्यान उसका रख रहे हैं, तो बच्चा ये इस चीज की भावना को जागृत करता है कि वो अपने केयर गिवर्स और वयस्कों के प्रति विश्वास कर सकता है, उन पे विश्वास कर सकता है और उन पे अपने जीवन के प्रति निर्भरता भी रख सकता है। परंतु यदि किसी कारणवश केयर गिवर्स जो हैं वो इनकंसिस्टेंट हैं, इमोशनली
अवेलेबल नहीं है, बच्चे की आवश्यकताओं के प्रति सजग नहीं है और ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, तो बच्चा अविश्वास की प्रति चल पड़ता है। बच्चा वयस्कों के प्रति अविश्वास को फील करता है। रिलायबल केयर गिवर्स जो उसका ध्यान रखते हैं, उसकी केयर करते हैं, उनके लिए बच्चा ट्रस्ट करेगा, उन पे विश्वास करेगा। बच्चा 100% ट्रस्टिंग या 100% अविश्वासी नहीं होता। समय और अवस्थाओं के अनुरूप बच्चा हो सकता है कि अपने माता के प्रति विश्वास रखे और शायद पिता जो कि आमतौर पर अनअवेलेबल होते हैं या एब्सेंट रहते हैं बच्चे के जीवन में, उनके प्रति अविश्वास रखे। हम देखते हैं कि बच्चा माँ के पास तो आराम से चला जाता है और कई बारी पिता के पास जाने में हिचकिचाता है। वो इसलिए क्योंकि अभी बच्चे के मन में उसके पिता के प्रति विश्वास की भावना जागृत नहीं हुई है। यदि हम चाहते हैं कि बच्चा आने वाले समयावधियों में और काल में अच्छे से विकसित हो, तो इस समय बच्चे को ट्रस्ट की भावना जागृत होना बहुत जरूरी है। मिसट्रस्ट आने पर बच्चा आगे आने वाले डेवलपमेंटल टास्क में भी स्ट्रगल करेगा। सेकेंड स्टेज ऑफ psychosocial theory is autonomy versus shame and doubt. ये अर्ली चाइल्डहुड एज में आता है। ऑटोनॉमी यानी अब बच्चा जो है वो आत्मनिर्भर होना शुरू कर रहा है। अर्ली चाइल्डहुड आते आते बच्चा अपने पैरों पर खड़ा होकर चलना सीख रहा है, भागना सीख रहा है, चीज़ों को उठाना। हमने फिजिकल और मोटर डेवलपमेंट में ये चीज़ें देखी और जानी हैं। इस समय यदि बच्चा छोटे मोटे कार्यों को अपने ही लेवल पर कर पा रहा है, सक्सेसफुली कर पा रहा है, तो बच्चे में ऑटोनॉमी की भावना जागृत होगी। उसमें यह कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं अब धीरे धीरे आत्मनिर्भर हो रहा हूं, अपने काम खुद कर सकता हूं। पर इस समय एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टास्क जो बच्चे को करना होता है वो होता है टॉयलेट ट्रेनिंग। यदि इस समय बच्चा अपने इन फिजिकल स्किल्स पे कंट्रोल ला देता है तो उसमें कॉन्फिडेंस की भावना आती है। परंतु कुछ बच्चों में हम देखते हैं कि टॉयलेट ट्रेनिंग होने में वक्त लगता है। बच्चा अपने इन फिजिकल गतिविधियों पर कंट्रोल नहीं कर पाता। उस केस में शेम और डाउट, शर्म और अविश्वास और डाउट की भावना बच्चे में घर करने लगती है। यानी अर्ली चाइल्डहुड में सक्सेसफुली पॉटी ट्रेनिंग और टॉयलेट ट्रेनिंग के परिणाम स्वरूप बच्चा ऑटोनॉमी को गेन करता है, और यदि इस ट्रेनिंग में वो अनसक्सेसफुल है, स्ट्रगल कर रहा है, तो बच्चा शर्म की भावना को और डाउट की भावना को बच्चे में डाउट की भावना जो है वो आने लगती है। अपने बॉडीली फंक्शंस को कंट्रोल करने से एरिक एरिक्सन का ये मानना था कि बच्चा इंडिपेंडेंस का सेंस गेन करता है। इसके अलावा अपने फूड चॉइसेस, टॉय प्रेफरेंसेस, क्लोथिंग सिलेक्शन, इसके ऊपर धीरे धीरे बच्चा जब कंट्रोल करना कोशिश करता है, उसे क्लियर होता है कि मुझे कार्स पसंद हैं या मुझे डॉल्स पसंद हैं, या वो अपने टॉयज के बीच में डिफ्रेंशिएट कर पाता है, तो वो ऑटोनॉमी की तरफ जा रहा है, यानी वो स्वायत्तता की तरफ जा रहा है। बच्चा अब अपनी सोच, अपने काम खुद करने के कॉन्फिडेंस को जगा रहा है। अर्ली चाइल्डहुड में यदि शेम और डाउट घर कर जाता है बच्चे के मन में, तो आने वाले टाइम में भी नेगेटिव इमोशंस जो हैं वो बच्चे के ऊपर हावी होने के आसार बढ़ जाते हैं। हमें ये ध्यान रखने की जरूरत है कि जो बच्चे बॉडीली फंक्शंस, टॉयलेट ट्रेनिंग में अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, उन्हें उसके लिए शर्मिंदगी महसूस ना कराई जाए। धीरे धीरे कोशिश करके बच्चा इसमें भी ऑटोनॉमी को प्राप्त कर लेगा। केयर गिवर्स और पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि बच्चे में किसी भी किस्म के डाउट को और फीलिंग ऑफ शेम को ना आने दे और एक बैलेंस को, संतुलन को बनाने की कोशिश करें। एरिक्सन का ये मानना था
कि ऑटोनॉमी और शेम के बीच में संतुलन आने से बच्चा अपने लिमिट्स और अपने इंटेंशंस के अनुरूप काम करना सीख जाता है, यानी रीजनिंग के साथ काम करना सीख जाता है। Then we will come to stage 3, which is the initiative versus guilt stage. ये बच्चे के प्री स्कूल ईयर्स में काफी महत्वपूर्ण स्टेज होती है। ये एक ऐसा साइकोसोशल डेवलपमेंट की अवस्था है जिसके अंदर अब बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट काफी हद तक हो रहा है। अब बच्चा अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है और अपने कंट्रोल को दिखा रहा है। सोशल इंटरेक्शंस में भी अब बच्चा बताता है कि देखिए मैं यहाँ से कूद सकता हूँ, या मैं इतना तेज भाग सकता हूँ, या मैं ये चीज उठा सकता हूँ, यानी इनिशिएटिव लेना, पहल करना। बच्चा अब पहल करता है चीजों को दिखाने की, अपनी बढ़ती हुई क्षमताओं को प्रदर्शित करने की पहल करता है। परंतु बच्चा जो पहल करके सक्सेस पा लेता है वो तो इनिशिएटिव लेता रहता है, पर वो बच्चे जो इन स्किल्स में अभी निपुण नहीं हुए हैं, जो कूदने की कोशिश तो करते हैं पर गिर जा रहे हैं, जो उठाने की कोशिश करते हैं चीजों को पर नहीं उठा पा रहे हैं, उनमें सेल्फ डाउट और गिल्ट यानी शर्म की भावना और निराशा की भावना आनी शुरू हो जाती है कि मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं हो पाता। तो ये नहीं कर सकने और नहीं हो पाने की भावना पहल करने की भावना के एकदम विपरीत है। और इस समय यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि एक प्री स्कूल बच्चा चाहे सक्सेसफुल रहे या फेल हो जाए कुछ फिजिकल टास्क को करने में, वो पहल करना नहीं छोड़े। जो बच्चे पहल करते रहते हैं वो ग्रेजुअली अपने फिजिकल क्षमताओं में बढ़ोतरी करते जाते हैं, और इसी इनिशिएटिव और पहल करने की भावना में बैलेंस आने से बच्चे के अंदर पर्पस की भावना, एक उद्देश्य की भावना जन्म लेती है। वो अब अलग अलग चीजों को करने के पर्पस को समझने लगता है। Then we come to the fourth stage. Fourth stage is industry versus inferiority. जहां प्री स्कूल में बच्चा पहल कर रहा था, अब वो उद्योग और उद्यम की तरफ पहुंच रहा है। अब वो अलग अलग चीजों को करने के प्रति और भी ज्यादा पर्पसफुल हो रहा है। ये 5 से 11 साल के बच्चों की स्टेज है। यहाँ बच्चे सोशल इंटरेक्शंस के माध्यम से अपने अकम्पलिशमेंट्स यानी अपने अचीवमेंट्स और अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित करके प्राइड फील करते हैं। और अगर जैसे कि बच्चा मैथ्स में बहुत अच्छा है या बहुत अच्छी कविताएं सुना देता है या फिर रेस या स्पोर्ट्स में अच्छा है, तो अब वो इन चीजों को बताकर अपने पर्पसेस और अपने इंटरेस्ट्स को और डेवलप करता है, उद्योग करता है और ज्यादा मेहनत करता है। परंतु यदि इन किसी भी उद्योग और उद्यम में वो बच्चा सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा, तो बच्चे में हीन भावना जन्म लेती है। अब बच्चा इंफीरियोरिटी को समझ रहा है, बच्चा अपने आप को दूसरों की तुलना में कम क्षमतावान मानने लगता है, जो कि उसके आगे जाकर आने वाले कॉन्फिडेंस को डेवलप नहीं होने देगा। वो बच्चे, इस केस में वो बच्चे जो अपने पेरेंट्स और टीचर्स के द्वारा एनकरेज किए जाते हैं और कमेंट किए जाते हैं, यानी अपने कार्यों के लिए तारीफ सराहे जाते हैं और जिन्हें बढ़ावा दिया जाता है, वो अपने पसंद के स्किल्स में और भी ज्यादा निपुण होते जाते हैं। जिन बच्चों को बढ़ावा नहीं मिलता, जो बच्चे अपने पेरेंट्स और टीचर्स द्वारा डाउट किए जाते हैं अपनी क्षमताओं पे, उनमें ये हीन भावना बढ़ती जाती है। हम देखेंगे कि एरिक एरिक्सन ये मानते हैं कि हमारी जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, चाहे वो पॉजिटिव डेवलपमेंट हो, चाहे हीन भावना जैसा नेगेटिव भावना हो, ये सब कुछ सोशल इंटरेक्शन पे निर्भर कर रहा है। यानी हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स, हमारे फ्रेंड्स हमको लेकर कितने पॉजिटिव और कितने नेगेटिव हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि हम
ट्रस्टिंग हो रहे हैं, हम स्वायत्तता की तरफ जा रहे हैं, या फिर हम शर्म और हीन भावना की तरफ जा रहे हैं। तो हमने ये समझ में आता है कि एरिक एरिक्सन की थ्योरी पूरी तरीके से इस सोशल इंटरेक्शन के आधार पर बच्चे की साइकोलॉजी को डिजाइन और डेवलप करती है और उसको डिटरमाइन करती है। 5वीं स्टेज पर चलते हैं, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। एडोलेसेंस यानी प्यूबर्टी की स्टेज, जो बहुत ज्यादा इमोशंस और बदलते हुए विचारों से भरी हुई होती है। यहाँ इस स्टेज में बच्चा या तो अपनी आइडेंटिटी को लेकर क्लैरिटी पाता है, यानी उसे पता होता है कि उसे क्या करना है, आगे किस फील्ड में जाना है, वो एज अ पर्सन क्या चीज पसंद करता है, नापसंद करता है, वो स्पोर्ट्स में अच्छा है, एकेडमिक्स में अच्छा है, काफी ज्यादा डिबेट्स में अच्छा है, या फिर ड्राइंग एंड पेंटिंग में अच्छा है। वो अपनी आइडेंटिटी को पहचानता है, वो अपने नेचर के डेप्थ्स को पहचानने लगता है। या फिर बच्चा एक कंफ्यूजन के स्टेज में जाने लगता है, जहां वो अपने आप को खोज नहीं पा रहा। अब ये एक इतनी एसेंशियल स्टेज है जहां बच्चे के जीवन में उसकी ईगो आइडेंटिटी भी शेप लेगी। आइडेंटिटी होती क्या है? ये बच्चे के बिलीफ्स, आइडियल्स, वैल्यूज और उसके बिहेवियर को शेप करती है। यानी उसके आइडियल्स, उसके बिलीफ, उसका किन चीजों पर विश्वास है, किन चीजों को वो आइडियलाइज करता है, क्या उसके मूल्य हैं, उसके आधार पर उसके बिहेवियर को शेप होने की इस पूरी प्रोसेस से आइडेंटिटी जन्म लेती है। एरिक्सन का मानना है कि यदि इस स्टेज को बच्चा सक्सेसफुली अचीव कर लेता है तो वो सामाजिक एक्सपेक्टेशंस और सामाजिक मानकों पर भी खरा उतरने में सफलता प्राप्त कर सकता है। वो सामाजिक एक्सपेक्टेशंस को भली भांति पूरा कर पाता है। और एरिक्सन ये भी मानते हैं कि ईगो आइडेंटिटी पर भी इस स्टेज में पूरा एम्फेसिस दिया जाता है। इस ईगो आइडेंटिटी बेसिकली एक कॉन्शियस सेंस ऑफ सेल्फ है, जिसमें हम सोशल इंटरेक्शन के माध्यम से अपने आप को लेकर, स्वयं को लेकर कंफ्यूजन्स को जो है वो क्लियर करते हैं। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आर यू, इस पर एक क्लैरिटी आती है। हमारी ईगो आइडेंटिटी नए नए एक्सपीरियंसेस के आधार पर चेंज होती रहती है। हम चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं, फेल होते हैं, पास होते हैं, उसके आधार पर हम हमारी आइडेंटिटी को शेप करते हैं और उसके बारे में अपने आप को पहचानते हैं। एडोलेसेंस इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस समय आप अपनी आइडेंटिटी, आप अपने आप को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, वो आने वाले एडल्टहुड तक चलने वाला है। आगे आने वाले वयस्क अवस्था पर भी आप उसी भावना को लेकर आगे बढ़ेंगे। इस समय एक एडोलेसेंट, एक किशोर लड़का या लड़की जो है, वो यदि प्रॉपर एनकरेजमेंट अगर उन्हें मिलता है तो वो अपने सेंस ऑफ सेल्फ और सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस और कंट्रोल को और भी ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं और भी ज्यादा निपुण होते जाते हैं उसमें। जो बच्चे इस समय एनकरेजमेंट नहीं पाते वो अनश्योर होते हैं, वो अपनी बिलीव्स, अपनी डिजायर्स को लेकर इनसिक्योर और कंफ्यूज्ड होने लगते हैं, और ये कंफ्यूजन उनके फ्यूचर में होने वाली चॉइसेस तक भी पहुंच जाता है। हम देखते हैं कि कुछ किशोर बालक और बालिकाएं जो होती हैं वो अपने फ्यूचर को लेकर बहुत क्लियर होते हैं, और उसके पीछे एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है वयस्कों द्वारा मिलने वाला बढ़ावा यानी एनकरेजमेंट। और यदि उनकी चॉइसेस के ऊपर डाउट किया जाता है तो बच्चे के मन में भी कंफ्यूजन आना शुरू हो जाता है। इसके आगे हम अब पहुंचते हैं 6ठी स्टेज पर, जिसका नाम है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। ये यंग एडल्टहुड की स्टेज है। नया नया वयस्क होना शुरू हुआ है व्यक्ति। इस समय वो आधारशिला रखता है आत्मीय संबंधों पे या फिर एकाकीपन पे। इस समय या तो व्यक्ति बहुत ज्यादा आत्मीय संबंध अपने जीवन में प्राप्त करता है, या फिर बिल्कुल एकाकीपन, आइसोलेशन की तरफ बढ़ चलता है। इस
अवस्था का टास्क और क्राइसिस यही है कि यदि हम यहाँ सफलतापूर्वक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स को अचीव कर लेते हैं, अच्छे दोस्त, अच्छा जीवन साथी, अच्छे परिवारजन जिनके साथ हम काफी इंटीमेट लेवल पर जुड़े हैं, काफी आत्मीय संबंध हैं हमारे उनके साथ, तो हम आगे जाकर भी कमिटेड रिलेशनशिप्स को मेंटेन कर पाएंगे और एक सिक्योरिटी की भावना हमारे मन में रहेगी। परंतु इन शुरुआती स्टेज में ही यदि हम अकेलेपन के शिकार हो गए, यदि हम कमिटेड रिलेशनशिप्स मेंटेन नहीं कर पाए या हम इनसिक्योर हो रहे हैं हमारे रिलेशनशिप में, तो आगे जाकर हम हमारे जीवन की मेजर रिलेशनशिप्स में भी स्ट्रगल करेंगे। वे रिलेशनशिप्स जिनमें आप ज्यादातर लोनलीनेस, आइसोलेशन और डिप्रेशन को फील करेंगे रादर देन अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी, मीनिंगफुलनेस और कमिटमेंट के। यंग एडल्टहुड में इंटीमेसी विल रिजल्ट इन सिक्योर्ड एंड कमिटेड रिलेशनशिप। आइसोलेशन, एकाकीपन, सोशल इंटरेक्शन से भागना, लोगों के प्रति कमिट होने में दिक्कत होना आपके जीवन में अकेलेपन को जनरेट करेगी और ज्यादा अकेलापन आगे से आगे आपके जीवन में घर करता जाएगा। एक रिच सोशल सर्कल इस समय आपको सोशली हमेशा एक्टिव रखेगा और इस समय आप यदि सिर्फ अपने तक ही सीमित रह गए तो आगे जाकर आपके लिए सोशल रिलेशनशिप्स डेवलप करने में स्ट्रगल, संघर्ष हो सकता है। 7th स्टेज जो हमारे वयस्क अवस्था का मध्य भाग है, इसमें जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। अब हम हमारे जॉब्स में प्रमोट होने की स्टेज पर हैं, हम सोसाइटी में कुछ कर रहे हैं, हमारा नाम हो रहा है, हम फेमस हो सकते हैं, हमारी मिसालें दी जा सकती हैं कि उसका बच्चा देखिए या उसका हस्बैंड देखिए, उसका भाई देखिए, उसकी बहन देखिए। तो अगर हम उस स्टेज में हैं जहां हम ग्रो कर रहे हैं, हम प्रोफेशनली, पर्सनली, आपके बच्चे अच्छा कर रहे हैं, आप पेरेंट्स बन गए, आपके बच्चे अच्छा कर रहे हैं, आप अपनी जॉब में अच्छा कर रहे हैं, आपने अपना घर बना लिया है, आदि आदि जो भी आपके अपने जीवन के उद्देश्य थे, यदि आप धीरे धीरे उन उद्देश्य को अचीव कर रहे हैं तो आप प्रोडक्टिव रहेंगे, राइट? आप जनरेटिविटी की स्टेज में हैं, एक प्रोडक्टिव स्टेज में हैं। हम हमारी लाइफ, करियर, फैमिली पर फोकस्ड रहेंगे और हमारे मन में ये भावना रहेगी कि हम हमारी होम कम्युनिटी में एक्टिव हैं और हम दुनिया में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। परंतु इस समय यदि आप अपने जीवन में इस भावना से ग्रसित हैं कि मैं मेरे जीवन में कुछ नहीं कर पा रहा, मैं प्रमोट नहीं हो रहा, मैं ग्रो नहीं कर पाया, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, तो अब आप स्टैग्नेशन की स्टेज पर आ जाएंगे। स्टैग्नेशन यानी रुकावट, बीच में ही रुक जाना। इस रुकावट की स्टेज, स्टैग्नेट, एक ठहरा हुआ पानी जिसे हम स्टैग्नेंट वाटर कहते हैं, वैसे ठहराव आ जाएगा आपके जीवन में। आप प्रमोट, ग्रो नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने जीवन में स्टैग्नेशन को फील करेंगे। आपने अगर अपने जीवन में कुछ उद्देश्य रखे थे, कुछ गोल्स रखे थे और धीरे धीरे अगर आपको ये महसूस होता है कि हम उन गोल्स को अचीव नहीं कर पाए, समय निकलता जा रहा है और हम उन गोल्स को अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके जीवन में आप ठहराव को फील करेंगे। दिस इज अगेन अ नेगेटिव स्टेज। जनरेटिविटी को फील करने के लिए हमारे मन में हमारे जीवन के प्रति ग्रोथ और प्रमोशन, सिर्फ जॉब प्रमोशन नहीं, हम एज अ पर्सन भी ग्रो कर रहे हैं, हमारा करियर ग्रो कर रहा है, हमारी फैमिली ग्रो कर रही है, तो हम जनरेटिविटी को फील करेंगे, हम जनरेटिविटी की स्टेज में आएंगे। एंड देन द लास्ट वन इज मैच्योरिटी। this is what happens in late adulthood. Ego integrity versus despair. ईगो इंटेग्रिटी यानी ये वो स्टेज है जब आप शायद रिटायरमेंट के पास हैं, आप यू आर लुकिंग बैक एट योर लाइफ एंड यू फील दैट यू हैव डन इनफ। आपने अपने जीवन में बहुत कुछ पाया, बहुत सीखा, आप अपने जीवन में रिग्रेट नहीं करके अब हैप्पी हैं। नो रिग्रेट्स। इफ यू हैव नो रिग्रेट्स देन यू आर इन दिस स्टेज, ईगो इंटेग्रिटी। पर अगर आप अपने जीवन से खुश नहीं है, आपने अब तक जो भी जीवन काल में जिस सफर को आपने तय किया है और आप उससे खुश नहीं हैं, तो आप निराशा से ग्रसित हैं, डिस्पेयर।
आप निराश हैं अपने जीवन को लेकर। ओल्ड एज में ये बहुत ज़रूरी है कि हम इंटेग्रिटी को फील करें, हम हमारे पिछली हमारी ये जो जीवन हम जीकर यहाँ पहुँचे हैं उसके प्रति हमारे मन में एक सेटिस्फैक्शन हो। एरिक्सन ये मानते हैं कि वयस्क और ओल्डर एडल्ट्स को हमारे अपने जीवन में पीछे देखकर एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट आना चाहिए, सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन आना चाहिए। इस समय यदि आप ये फीलिंग करेंगे, अगर आप फुलफिलमेंट की फीलिंग को एक्सपीरियंस करेंगे तो आप हमेशा खुश रहेंगे, सेटिस्फाइड रहेंगे। पर अगर आप इस समय खुश नहीं हैं, आपको लगता है आप उस तरीके से जीवन नहीं जी पाए, अगर आपकी कुछ अनफुलफिल्ड इच्छाएं बड़ी रह गई और आप रिग्रेट फील कर रहे हैं, तो आपका ओल्ड एज कड़वाहट से भरा हो सकता है, निराशा से भरा हो सकता है। It is better to feel satisfied. It is better to have a sense of peace. मन में एक शांति की भावना होनी चाहिए जब आप पीछे मुड़ के देखें अपने जीवन की पूरी जर्नी को। इस समय ये भावना कि हमने हमारा जीवन वेस्ट किया है आपकी जीवन को कड़वाहट और निराशा से भर देगा। सो इन ऑल ओवरऑल हमने ये जो 8 स्टेजेस देखी, इन 8 स्टेज में हमारे सोशल इंटरेक्शंस काफ़ी हद तक ये डिटरमाइन कर रहे हैं कि हम पॉजिटिवली हमारे डेवलपमेंटल टास्क को अचीव करते जा रहे हैं या फिर हम हमारे डेवलपमेंटल टास्क में स्ट्रगल कर रहे हैं और गिल्ट, शेम, डाउट, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, कंफ्यूजन, आइसोलेशन जैसी स्टेजेस में पहुंच रहे हैं। ओवरऑल जिस्ट ये है इस थ्योरी का कि आपके सोशल इंटरेक्शंस से डिटरमाइन होगा कि आपका साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, आपका साइकोलॉजिकल स्टेटस पॉजिटिविटी की तरफ होगा या नेगेटिविटी की तरफ जाएगा। Coming on to the second theory, that is the ecological theory. ये ब्रॉनफेन-ब्रेनर ने दी थी और ये एक ऐसी थ्योरी है जो मानती है कि हमारे आसपास के वातावरण का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है हमारे पूरे जीवन काल के अंदर होने वाले अलग अलग विकास पर। आसपास का हमारा एनवायरनमेंट हमारे जीवन में होने वाले विकास पर सीधा सीधा असर डालता है। ब्रॉनफेन-ब्रेनर ये मानते हैं कि हमारा आसपास का जो वातावरण है वो 5 हिस्सों में बटा हुआ है। 5 हिस्से यानी माइक्रो सिस्टम, मीजो, एक्सो, मैक्रो और क्रोनो सिस्टम। ये अलग अलग तंत्र हैं वातावरण के जो हमारे आसपास है। सबसे पहले बात करते हैं द माइक्रो सिस्टम। माइक्रो यानी सूक्ष्म, सूक्ष्म यानी जो हमसे सीधा सीधा जुड़ाव रखा हुआ है। माइक्रो सिस्टम वो सेटिंग है जिसमें व्यक्ति खुद जी रहा है, जिससे व्यक्ति सीधा सीधा जुड़ा हुआ है, जिसका सीधा असर व्यक्ति पर पड़ता है। ये इंक्लूड करता है व्यक्ति का परिवार, उसके दोस्त, उसका स्कूल, उसके पड़ोसी, अगर वो रिलीजियस है तो उसका रिलीजियस ग्रुप और उसके आसपास की हेल्थ सर्विसेज जो कि डिटरमाइन करते हैं उसका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, वो हेल्दी रहेगा नहीं रहेगा, वो फैमिली के तौर पर कितना सिक्योर्ड है, स्कूल में कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसके दोस्त हैं नहीं हैं, पड़ोसियों के साथ पॉजिटिव या नेगेटिव रिलेशनशिप्स हैं, रिलीजियसली कितना फेथ रखता है और उनके साथ कैसा फील करता है। माइक्रो सिस्टम में डायरेक्ट इंटरेक्शन होते हैं, यानी आपके पेरेंट्स के साथ आपका रिश्ता कैसा है, दोस्त, टीचर्स, कैसा रिश्ता है आपका। अगर आपके टीचर्स के साथ आपका रिश्ता अच्छा है तो यू विल लाइक गोइंग टू स्कूल एवरी डे। बट इफ यू फील थ्रेटन्ड बाय योर टीचर्स, पनिश हो रहे हो आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हो, एनकरेज नहीं हो रहे हो, तो यू विल नॉट लाइक गोइंग टू स्कूल। ऐसे ही फैमिली में अगर पॉजिटिव रिलेशनशिप्स हैं तो आपको घर जाना अच्छा लगेगा, घर में रहना अच्छा लगेगा। बट इफ द फैमिली इज गोइंग थ्रू स्ट्रगल्स, फैमिली में प्रॉब्लम्स हैं, देन योर बेसिक रिलेशनशिप्स जो आपके पेरेंट्स के साथ हैं, सिबलिंग्स के साथ हैं, वो स्ट्रगल करेंगी।
माइक्रो सिस्टम के बाहर आता है द मीजो सिस्टम। मीजो सिस्टम अपने आप में कोई सिस्टम नहीं है, वो बेसिकली माइक्रो सिस्टम के एलिमेंट्स के बीच के इंटरेक्शन से बना है। यानी आपकी फैमिली और दूसरे एलिमेंट्स, जैसे आपके फैमिली के रिलेशनशिप से आपके स्कूल के एक्सपीरियंसेस के ऊपर क्या असर पड़ रहा है, या फिर आपके दोस्तों के साथ आपके रिश्ते और आपके फैमिली के एक्सपीरियंसेस के बीच में क्या कनेक्शन है। फॉर एग्जाम्पल, वो बच्चे जो अपने पेरेंट्स के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप नहीं मेंटेन हो पा रहा जिनका, वो अपने टीचर्स के साथ भी शायद अच्छा रिलेशनशिप बनाने में स्ट्रगल करेंगे। यानी ये एक ऐसा सिस्टम है मीजो सिस्टम, जो एक माइक्रो सिस्टम के एक एलिमेंट के साथ होने वाले रिलेशनशिप और दूसरे रिलेशनशिप के बीच का लिंक बिठाता है। अगर आप अपने टीचर्स के साथ खुश नहीं है मान लीजिए, तो आपके स्कूल से संबंधित बाकी सारे फैक्टर्स भी आपको शायद पसंद नहीं आएंगे। सो आपका मीजो सिस्टम इज गोइंग टू बी माइक्रो सिस्टम के एलिमेंट्स के बीच का लिंकेज। इफ यू फील अनहैप्पी विथ योर सिबलिंग्स, अगर आप सिबलिंग्स के साथ अच्छे रिलेशनशिप्स नहीं रख पा रहे, तो आप अपने पीयर्स के साथ हो सकता है कि रिलेशनशिप बनाने में स्ट्रगल करेंगे। So that is how the mesosystem works. Then we come to the exosystem. Exosystem links between the social setting in which the individual does not have an active role and the individual's immediate context. यानी अगर जैसे बच्चे के पिता हैं, बच्चे के पिता कहाँ हो गए? माइक्रो सिस्टम में, और बच्चे के पिता की नौकरी हमारे एक्सोसिस्टम का हिस्सा है, क्योंकि हम हमारे पिता के ऑफिस से सीधा सीधा जुड़ाव नहीं रखते, हमारा कोई एक्सपीरियंस इंटरेक्शन पिता के ऑफिस से नहीं है। सो मेरे पिता के साथ रिश्ता कैसा होने वाला है, वो इस पर भी निर्भर करेगा कि मेरे पिता अपने ऑफिस में खुश हैं या फिर नाखुश। अगर मेरे पिता अपने ऑफिस में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो शायद वो मेरे साथ भी चिड़चिड़ा व्यवहार करेंगे या मुझसे भी नेगेटिव रिश्ता हो सकता है। यानी एक्सोसिस्टम बेसिकली मेरे करीबी एलिमेंट्स का इंटरेक्शन ऐसे एलिमेंट्स से जिनका मेरे से कोई कनेक्शन नहीं है। आपकी टीचर अचानक स्कूल में आके आपको डांट लगा देती है और आपका रिश्ता उस टीचर के साथ स्ट्रगल करना शुरू हो जाता है, बट उसके पीछे कारण आपका परफॉर्मेंस नहीं है, उसके पीछे कारण उस टीचर के फैमिली में होने वाली कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आपका बॉस अगर आपको परेशान कर रहा है, तो हो सकता है आप घर जाकर भी अपने परिवारजनों के साथ भी परेशानी पूर्ण व्यवहार करें। एक्सोसिस्टम बेसिकली ऐसे ही कॉन्टेक्स्ट्स के बीच का लिंक है, यानी आपके इमीडिएट रिलेटिव्स का, इमीडिएट एलिमेंट्स का जो आपसे सीधा सीधा संपर्क में है, उनका आपके साथ रिश्ता किन कारणों से प्रभावित होता है? कुछ ऐसे कारणों से प्रभावित हो रहा है जो आप नहीं जानते, जिनका आपसे कोई कनेक्शन नहीं है। दैट इज व्हाट मेक्स द एक्सोसिस्टम। देन कम्स द मैक्रो सिस्टम। मैक्रो सिस्टम में कल्चर प्लेज अ वेरी बिग रोल। कल्चर यानी आपका बिहेवियर, आपके बिलीफ, आपका किन मूल्यों में विश्वास है, आपका क्या बिलीफ सिस्टम है, और ऐसे मूल्य जो जनरेशन टू जनरेशन आपको मिले हैं। जैसे कि कुछ कल्चर्स में महिलाओं को आगे बढ़ने से, पढ़ने से रोका जाता है। कुछ कल्चर्स में महिलाओं को फिर भी थोड़ी इंडिपेंडेंस मिली है, फ्रीडम मिली है। आप किस कल्चर को बिलोंग करते हैं, उस पर निर्भर करेगा कि आप क्या सोच रखते हैं और आगे आपका साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट किस तरीके से होगा। अगर आप एक महिलाओं को
दबाने वाले या फिर कम फ्रीडम देने वाले कल्चर को बिलोंग करते हैं, तो हो सकता है कि आपका मेंटल मेकअप उस तरीके से डेवलप हो। और यदि आप एक ओपन कल्चर को बिलोंग करते हैं जहाँ पे महिलाएं अपने डिसीजंस खुद लेती हैं, आप खुद देखते हैं अपनी मदर्स को, दादीज को, नानीज को डिसीजन लेते हुए, then it also gives you the confidence that yes, even I can make decisions of my own life. So that is your macro system, your attitudes and ideologies of the culture that you are living in. जो मूल्य आपको अपने परिवार में जनरेशन टू जनरेशन मिले हैं, वो आपके बिलीफ सिस्टम को बनाएंगे, आपके सोच, आपके डिसीजन मेकिंग को डिटरमाइन करेंगे. देन द लास्ट वन इज क्रोनो सिस्टम. क्रोनो सिस्टम मतलब कुछ ऐसे ट्रांजिशंस, कुछ ऐसे मेजर इवेंट्स जो कि आपके जीवन के कोर्स को, जीवन के तरीके में को बदल के रख देते हैं, और वो भी निर्भर करता है समय पर. एक ऐसा इवेंट जो एक समय पर हुआ आपके साथ, तो उस समय उसने आपको बहुत ज़्यादा असर डाला, बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया. धीरे धीरे समय बीतते बीतते उसका इफेक्ट आपके ऊपर कम होता जा रहा. सो फॉर एग्जाम्पल, पेरेंट्स का डिवोर्स. जब डिवोर्स हुआ तब आपका हो सकता है बच्चे का शादीशुदा या मैरिज, इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज पर से विश्वास उठ जाए, रिलेशंस पर से विश्वास उठ जाए. धीरे धीरे जब माता पिता इस डिवोर्स के साथ सामंजस्य बिठाना शुरू करते हैं, तो अभी भी आपके मन में डाउट्स हैं, बट अब आपके ऊपर अपने माता पिता के डिवोर्स का असर कम होना शुरू हुआ है, जिसे हम कहते हैं सोशियो हिस्टोरिकल सर्कमस्टेंसेस. यानी धीरे धीरे आपके सर्कमस्टेंसेस में बदलाव आता है. परंतु ये जो मेजर इवेंट्स हैं, इन मेजर इवेंट्स से आपका जीवन ट्रांजिशन तो करता है, आपके जीवन में बदलाव आते हैं, आपकी सोच में मेजर बदलाव आने शुरू हो जाते हैं. जैसे समय के, अगर आपने शुरुआत में अपनी दादी और नानी को बहुत ज्यादा ऑप्रेस होते हुए देखा है, तो आपके जीवन में धीरे धीरे बदलाव आएगा कि आप या तो बहुत ज्यादा रिबेलियस नेचर के हो जाएंगे, या फिर आप कंप्लाई करना शुरू कर देंगे. आप भी शायद उसी ऑपरेशन के लिए मेंटली रेडी हो जाएंगे. सो आपके जीवन में होने वाले कुछ मेजर इवेंट्स आपके सोच, विचार, साइकोलॉजी में ट्रांजिशन लाते हैं, और समय के साथ ये ट्रांजिशन जो है, इनका इम्पैक्ट जो है वो नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाता है. आपके जीवन, किसी भी व्यक्ति के जीवन काल में होने वाली कोई बहुत बड़ी बीमारी, वो ट्रांजिशन, अब उस बीमारी का असर हमेशा उसी तरह का नहीं रहने वाला है. एज सून एज पता चलता है कि इफ देयर इज अ बिग डिजीज, देन दैट डिजीज विल कॉज अ मेजर ट्रांजिशन इन योर लाइफ. But with time, that transition, that impact will be normalized. इससे उसके, इस डिजीज के द्वारा आपके जीवन में किए हुए बदलाव को चेंज नहीं होगा, पर अब वो नॉर्मलाइज होता जाएगा. दैट इज सोशियो हिस्टोरिकल. So this is how these all factors, these all systems impact and shape our psychological makeup. सो ब्रॉनफेन-ब्रेनर के अनुसार माइक्रो सिस्टम, मीजो, एक्सो, मैक्रो और क्रोनो सिस्टम जो हैं हमारे सोच, विचार, हमारे डेवलपमेंट पर सीधा सीधा असर डालते हैं, चाहे वो डायरेक्ट इम्पैक्ट हो या फिर लिंकेजेस के थ्रू इम्पैक्ट हो. मेरा स्कूल का एक्सपीरियंस मेरे टीचर के, फैमिली के एक्सपीरियंस से भी लिंक्ड है. सो दैट इज हाउ ऑन अ वेरी लार्ज एंड अ वेरी ब्रॉड स्केल हमारा जो है डेवलपमेंट, हमारा सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल, पर्सनालिटी, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट शेप होता है. सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज क्लास. आज हमने दो थ्योरीज को पढ़ा, इकोलॉजिकल थ्योरी एंड साइकोसोशल थ्योरी. इसके ऊपर इफ यू वांट एनी नोट्स, you can check the description box below. Thank you all very much.